आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर सामाजिक विज्ञान का, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। आप क्योंकि छोटे बच्चे हो इसलिए समझ रहे होगे कि गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो खुद ही रखना है, स्वस्थ तो हमें खुद ही रहना है ना। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं समझते हैं इस चैप्टर के थ्रू। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, हमने गवर्नमेंट चुनी है तो हमारे लिए वो काम करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, हमारा विकास किस तरह से हो सकता है कि गरीब लोगों के लिए घर बनवाए, सड़क बनवाए, जो रोड हैं वो पक्के करवा दे, बिजली और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बनवा दे। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद कर सकती है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य का क्या मतलब है, स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं। इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखिए। ठीक है, उसके आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, हम ये सारा समझेंगे। ठीक है, देखिए इन सब पिक्चर्स को आप देखिए, किस तरह से यहाँ पे एम्बुलेंस आई हुई है, किस तरह से ये औरतें दूर से पानी ला रही हैं, है ना, किस तरह से ये नाई बाल काट रहा है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है। ये सारी तस्वीरें आप ध्यान से देखेंगे। अब हम समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। ठीक है, आपके किसी के कहने से हो सकता है कि कोई बंदा बोलेगा कि मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि मुझे शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन उसका मन अशांत है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, परेशान है बिना वजह की, तो वो स्वस्थ नहीं है क्योंकि वो मन से परेशान है। ठीक है, स्वास्थ्य की डेफिनेशन हम समझेंगे यहाँ पे। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कॉलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। ठीक है, जो कॉलाज बने हुए हैं, मतलब बहुत सारी फोटोज़ को लगाया हुआ है, इसमें से आपको कुछ एक ऐसे लग रहा होगा कि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त तो हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। जितनी भी ये फोटोज़ दी गई हैं, इनका सबका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जो बीमारी वो तो है ही, लेकिन और भी अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है और प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है, तो वे सामान्यतः स्वस्थ होंगी। ठीक है, अगर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाता है और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो साफ हवा हो जाती है वहाँ की, तो वो सामान्यतः स्वस्थ होंगी, मतलब नॉर्मली हम उनको बोल सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना है ना। जब पेट ही नहीं भरा होगा तो वो बीमार तो हो ही सकते हैं, संभावना तो है वहाँ पे। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आपको बुखार है या खांसी है तो ही आप स्वस्थ नहीं हो। अगर ये कोई कारण है, सुस्त रहते हो, अकर्मण्य रहते हो, चिंता से ग्रसित रहते हो, डरे सहमे रहते हो, तो ये भी आपको स्वस्थ नहीं बताएंगे। ठीक है, हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन में। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब देखिए यहाँ पे, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? अगर कुछ को भी समझते हैं, यदि हाँ, तो किस प्रकार से समझते हैं, क्या क्या कारण है उसके पीछे, आप समूह में चर्चा करें। ऊपर दिए गए कॉलाज में से दो स्थितियां छांटिए, कोई दो आपने छांटनी है इनमें से जो बीमारी से संबंधित नहीं है, सिर्फ आपकी नज़रों में नहीं है, यही बताना है। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं और इस पर 2 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें बतानी है कि इनमें किस तरह से ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और फिर उसमें से छांटना है कि जो नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित उनको किस तरह से संबंधित किया जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद आता है, क्या आप इस शब्द में कोई शीर्षक दे सकते हैं। ये एक शब्द दिया गया है यहाँ पे, स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं। इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि कब हमारे देश में कितनी बीमारी थी और अब क्या सुधार हुआ है उसमें। चलिए यही पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। ठीक है, पूरे देश में एक इंडिया ऐसा है जिसमें सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक साल में 15,000 डॉक्टर आपको मिल रहे हैं और फिर भी आप बीमार रहते हो तो बड़ी हैरानी की बात है। दूसरा, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो गांव की हालत तो यहाँ पे बुरी बताई गई है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ज़्यादा देने लगे हैं। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। ठीक है, 91 में फिर कितने हो गए, 11,174 अस्पताल हो गए। ठीक है, फिर 2000 में क्या हुआ, 18,218 हो गए। तो मतलब कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ 1950 में 2,717 थे और फिर कहाँ 2000 में 2000 ईस्वी में सन 2000 में 18,000 हो गए, 18,218। अब है, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक क्या होता है, टीबी है ना, तपेदिक से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, पहले भी 5 लाख लोग हर साल मरते थे टीबी से और अब भी 5 लाख लोग हर साल टीबी से मर रहे हैं। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। अब क्या बताया यहाँ पे, देखिए, जो टीबी है उससे 5 लाख लोग मर रहे थे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था या उससे पहले। ठीक है, और मलेरिया के 20 लाख मामले सामने आते थे और अब भी 20 लाख आ रहे हैं। तो मलेरिया और टीबी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलाज सस्ता होता है तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से की जा सकती है। ठीक है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल होते हैं ना, जो हॉस्पिटल होते हैं, उनमें से इंडिया के कुछ हॉस्पिटल हैं जिनको गिना जाता है। तो दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। उन्हें क्या बोलते हैं, चिकित्सा पर्यटक। आपको ये टर्म, हम सबको पीने का स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, हम सबके पास तो पीने का पानी नहीं है। अगर होता तो लेडीज़ जो हैं वो बर्तन उठा के बाहर क्यों जाती, कुएं पे या बाहर से कहीं से क्यों लाती। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लग जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोलते हैं वो यही होती हैं जो पानी से लग जाती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो 21% पानी की वजह से होती हैं, जैसे हैजा है, पेट के कीड़े हैं, हेपेटाइटिस है, ये वाली बीमारियां एक दूसरे को लग जाती हैं। फिर है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। ठीक है, मतलब 4th नंबर पे है कि ये दवाइयाँ बनाता है सबसे ज़्यादा। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, मतलब यहाँ से दवाइयाँ दूसरे देशों में भी जाती हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण का शिकार होते हैं। मतलब खाने के लिए देखिए उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो अल्प पोषण का शिकार हो रहे हैं। इतने डॉक्टर्स, मतलब 15,000 डॉक्टर हर साल तैयार किए जाते हैं और हमारे देश में करीब 5 लाख लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले भी यही हाल था और अब भी यही हाल है। कितनी शर्म की बात है ना। तो इसमें ये आंकड़े इसलिए को पता चले कि क्यों होता है ये। अब भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। ठीक है, यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करें। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है ना कि किस तरह से डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। और वो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं, गाँव में नहीं जा रहे हैं वो। इसलिए गाँव के लोगों को दूर जाना पड़ता है और कई बार डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं पहुँचने की वजह से लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या रास्ते में मर ही जाते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं कि देखिए हॉस्पिटल तो कितने हैं, 1950 में कितने थे, 3000 लगा लीजिए इसको, 2717 थे, और 2000 में 18218 थे। ठीक है, फिर भी क्या हाल है कि 5 लाख लोग टीबी से मर रहे हैं और 20 लाख मामले हर साल मलेरिया के आ रहे हैं और उसकी गिरावट नहीं हुई है अभी तक। अब तीसरे कॉलम में क्या है कि चिकित्सा पर्यटक आते हैं, मतलब दूसरे देशों से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, लेकिन हमारे देश में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो 21% जल की वजह से होती हैं। ठीक है, और वो हो ही रही हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट दूसरे देशों को इलाज दे रही है लेकिन हमारे लिए क्या कर रही है, ये देखिए इसका कॉलम में दिया हुआ है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्यात करने वाला चौथा बड़ा देश है, मतलब यहाँ से दवाइयाँ बन के दूसरे देशों में जा रही हैं। ठीक है, वाह वाही लूट रहे हैं कि अरे वाह इंडिया से दवाइयाँ आई हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। फिर किस लिए ये व्यापार कर रहे हैं, किस लिए दवाइयाँ भेज रहे हैं? जब बच्चों को खाना मुहैया नहीं करवा सकते तो क्यों कर रहे हैं, है ना, सोचने वाली बात। अब है बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। ठीक है, जो हमें बीमारियां हो रही हैं तो ये स्वास्थ्य सेवाएं तो चाहिए ही, जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। देखिए स्वास्थ्य केंद्र होंगे तो वहाँ पे हम मरीज को ले जा सकते हैं, एडमिट करवा सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे। हॉस्पिटल होंगे तो उसमें भी यही काम होता है। परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ, जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर, जैसे खून टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एम्बुलेंस की सुविधाएं, दूर किसी गांव से अगर किसी मरीज को लाना संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी इंसान के पास तो गाड़ी नहीं होती ना, तो हो सकता है कि वो ऐसी हालत में ना हो कि इस बाइक पे ले जाया जाए, तो इस तरह से एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। ब्लड बैंक होना चाहिए, अगर किसी को चोट लग गई है, ज़्यादा खून निकल गया है तो उसे जल्दी से खून दिया जा सके ब्लड बैंक से। तो इस तरह से मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, डॉक्टरों, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से हॉस्पिटल खोलना ही एक जिम्मेदारी पूरी करने वाली बात नहीं है। उसमें डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्स होने चाहिए, सेवक होने चाहिए, सफाई करने वाले होने चाहिए, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। ठीक है, अगर हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अच्छे विशेषज्ञ बैठे हैं, है ना, तो वो हमें क्या कर सकें, रोग से बचा सकें और हमें हमारा इलाज कर सकें और हमें परामर्श दे सकें कि फ्यूचर में मतलब आने वाले टाइम में हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। ठीक है, मरीजों के इलाज के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए हैं, वो भी हॉस्पिटल में होने चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तब अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, अगर ये सब कर देती है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। जो आपने पढ़ा है, दायां बायां दोनों कॉलम पढ़े हैं, तो क्या आप इन सबको सही मानते हैं? तो आपको अपने लेवल पे भी इसे डिस्कस करना चाहिए। देखिए, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, हॉस्पिटल हैं। ठीक है, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ठीक है, जब हॉस्पिटल हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए ज्ञान भी है, लोग भी हैं, ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है, उनकी जो तनख्वाह होती है वो गवर्नमेंट देती है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट चला रही है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हज़ारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारे गांव में जनसंख्या है ना, उसकी भी गवर्नमेंट देखभाल तो कर रही है, जो बहुत ज़्यादा गांव में फैली हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब सैकड़ों और हज़ारों गांव में फैली हुई है, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास हर चीज़ के लिए वैक्सीन नहीं थी, अब बहुत सारी चीज़ों के लिए वैक्सीन तैयार हो गई हैं, तो ये हमारी प्रगति भी हुई है, मतलब प्रोग्रेस की है मेडिकल साइंस ने, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विविध विधियां उपलब्ध हैं। कई तरीकों से इलाज होता है। फिर भी दूसरा स्तंभ
दिखता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में तो बहुत नेगेटिव बातें की हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की कितनी खराब स्थिति है, स्वास्थ्य बहुत खराब है लोगों का। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एजुकेशन है, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, इतने ज़्यादा मतलब बाहर से लोग आते हैं और इतनी दवाइयाँ हम खुद बनाते हैं, फिर भी हम क्यों असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है। मतलब इसके तो खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम ऐसे कारणों को जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है, इतना सब होने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। ये देखिए, सरकारी अस्पताल मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। उससे पहले हम ये कहानी पढ़ लेते हैं, हाकिम शेख की कहानी, ठीक है। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थी, ठीक है। ये एक समिति है, कौन सी, PBKMS, ठीक है। उसके एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है, ठीक है। ये क्या है, PBKMS क्या है, एक मजदूरों का संगठन है। ये उसी के सदस्य थे, कौन, हाकिम शेख। 1992 में एक शाम में चलती हुई ट्रेन से गिर गए और सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। किसने, हॉस्पिटल वालों ने, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। उन्होंने यही कारण बताया कि यहाँ पे भैया कोई बिस्तर खाली नहीं है, आप इसे ले जाइए दूसरे हॉस्पिटल में। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। अब वहाँ पे डॉक्टर ही गायब थे दूसरे वाले हॉस्पिटल में। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, क्योंकि हर एक अस्पताल जो है वो मना कर रहा था। किसी ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, किसी ने कहा हमारे पास बेड खाली नहीं है, तो उसे 14 घंटे घुमाया इधर उधर 8 सरकारी अस्पतालों में, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें जाना पड़ा, ठीक है, भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत पैसा लेते हैं। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार किया था, उनके अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, परेशान होकर के, देखिए मैं ऐसी हालत में था और मुझे हॉस्पिटल से इलाज भी नहीं मिला, मुझे 14 घंटे इधर उधर 8 सरकारी अस्पतालों में घूमना पड़ा, और उसके बाद आखिर में एक निजी हॉस्पिटल में मेरा इलाज किया जिसमें मेरा बहुत पैसा लगा। इन सब से परेशान होकर हाकिम शेख ने क्या किया, मुकदमा दायर किया, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप ऐसे सोचेंगे कि आप एक जज हैं, ठीक है। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे, ऐसे में हाकिम शेख को आपको क्या कहना चाहिए, आप क्या कहेंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक इलाज का खर्च, ठीक है, हम ये कहानी पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2 बच्चों की कहानी है। अमन और रंजन अच्छे मित्र थे, ठीक है। 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, अमन और रंजन। रंजन का साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चला रहे थे, ठीक है। रंजन के माता पिता अमीर थे और अमन के गरीब थे, ये आपने याद रखना है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो, रंजन ने अमन से पूछा। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा, ठीक है। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे बताते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी जैसे मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, ठीक है। ये किसने कहा, रंजन ने, जो कि अमीर बच्चा था। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था, ठीक है, और सब कुछ इतना साफ सुथरा और जगमग
जगमग था, ठीक है, मतलब वो हॉस्पिटल की बड़ाई कर रहा था वो बच्चा रंजन। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। ठीक है, ये सब बातें कौन कह रहा है? ये रंजन कह रहा है। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। ठीक है, ये बातें रंजन ने कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ये वो डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई नर्स बोल रही है बच्चे को, रंजन को। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है बाद में, जब ये खून ले रही थी तो उसे वो बातों में लगा के उसका ब्लड सैंपल ले रही थी। अब डॉक्टर कहता है, हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए, और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। ठीक है, अब बच्चा खुश हो गया। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। मतलब इतनी अच्छी तरह से वो केयर कर रहे थे कि बच्चे को ठीक ठीक लगने लगा। अब रंजन कहता है, तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, तुम अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? ठीक है, अब जो अमन बच्चा है वो कह रहा है, वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। देखिए अमन को कितना बुरा लग रहा है बताते हुए। अब अमन कहता है, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें तो ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिक रहा था। ठीक है, फिर अमन कहता है कि जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। ठीक है, अमन बता रहा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बातें। हमें 3 दिन बाद खून की जाँच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल आए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। ठीक है, जो डॉक्टर थी उसने, देखिए अब क्या किया, यहाँ पे भी वो आए दोबारा से, मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ। ठीक है, अमन के पापा से वो बोलती है कि मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट, और जल्दी करो क्योंकि भीड़ बहुत लगी थी, डॉक्टर की भी परेशानी है भाई इसमें। इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की यह गोली इसे दे देना, बस ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब रंजन कहता है, मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में 5,500 रुपये भी खर्च हो गए। ठीक है, रंजन ने कहा कि उसका हॉस्पिटल अच्छा था लेकिन उसको 3,500 रुपये खर्च हो गए और बहुत सारा दवाइयाँ भी मिली। अब अमन सोच रहा है कि इतना खर्चा, मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपये खर्च हुए। ठीक है, तो दोनों बच्चों को हॉस्पिटल का पता चल रहा है कि कितना कितना खर्च करना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रंजन को इतना अधिक पैसा खर्च क्यों करना पड़ा, कारण बताइए। आपने सुना ना किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्चा हुआ, तो आप बता सकते हो कि क्या कारण था इसके पीछे। फिर दूसरा, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, इसकी भी चर्चा आपको करनी चाहिए। आप भी गए होंगे कभी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आप बता सकते हैं ना उसके बेस पे। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, आपको बताना है कि आपको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, प्राइवेट या गवर्नमेंट कौन से हॉस्पिटल में आप गए, क्या क्या आपको दिक्कतें लगी, क्या क्या आपको सही चीज़ें लगी। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बता दिया ना। निजी अस्पताल मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, हमें कौन सी समस्याएं वहाँ पे देखनी पड़ती है, हमें ये भी बताना होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। उसके बाद हम करेंगे सार्वजनिक और निजी सेवाएं और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में शायद ये कंप्लीट हो ही जाएगा। टिल देन हैव अ हैप्पी डे, स्टडी हार्ड और पढ़ते रहिए। और जो भी आपके क्यूरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर डालें। थैंक यू वंस अगेन।